नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अभी तक जो हमने वर्ब पढ़ा है, जैसे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, एक्सिलरी और लिंकिंग वर्ब, और ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब अभी हम पढ़ रहे हैं, तो अभी तक जो हमने वर्ब पढ़ा है और अभी जो आज हम नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे हैं, उसमें क्या अंतर है, ठीक है। तो उस अंतर को समझने के लिए सबसे पहले हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, उसको समझते हैं कि दे वांट टू गो होम। उसके बाद हमने लिखा है ही वांट्स टू गो होम, ही वांटेड टू गो होम, ठीक। तो हमको इस पे भी फोकस करना है, इस पे और इस पे, ठीक। अगर हम फर्स्ट दो सेंटेंस लिखें, देखें, हमने इसमें वांट लिखा, इसमें वांट्स लिखा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, और यहाँ जो हमने सब्जेक्ट लिखा है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। हमको क्या पता है, प्लूरल वर्ब के लिए फर्स्ट फॉर्म की वर्ब यूज करते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए एस या ईएस फॉर्म की वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ जो वर्ब जो है वांट्स हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने सब्जेक्ट का नंबर चेंज किया। मतलब पहले प्लूरल नंबर था, अभी हमने सिंगुलर नंबर यूज किया। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए वांट्स वर्ब यूज होता है, मतलब एस या ईएस फॉर्म की वर्ब यूज होती है, इसलिए हमने यहाँ ये लिखा। और प्लूरल नंबर के लिए ये यूज होता है, इसलिए हमने ये लिखा था। हमको क्या पता चला, यहाँ जो वर्ब की फॉर्म में चेंजेस हुई है वो हुई है सब्जेक्ट के नंबर चेंज होने से, ठीक। तो यहाँ फॉर्म में क्यों चेंज हुई, सेम वर्ब यहाँ वांट से वांट सेट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट का नंबर चेंज हो गया, प्लूरल से सिंगुलर हो गया। अब हम दूसरा और तीसरा देख रहे हैं। अगर हम दूसरा और तीसरा सेंटेंस देखें, उसमें देखिए इसमें भी यही सब्जेक्ट है और इसमें भी वही सब्जेक्ट है, तो दोनों में सब्जेक्ट सेम है ही, बट यहाँ हमने वांट्स लिखा, यहाँ हमने वांटेड लिखा। ऐसा क्यों? ऐसे इसलिए क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और ये जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ जो वर्ब के फॉर्म में चेंज हुआ है वो इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि हमने सेंटेंस का टेंस चेंज कर दिया है, ठीक। बट अगर हम इसको देखें, तीनों में सेम है, टू गो, हमने क्या पढ़ा था, वर्ब वो होता है जो किसी डूइंग और हैपनिंग एक्शन को शो करता है। ये जो तीनों सेंटेंस है, तीनों में हमारे पास दो वर्ब है, वांट और गो, वांट और गो, दोनों जो वर्ब है हैपनिंग और या तो डूइंग एक्शन को शो कर रहे हैं। तक हम समझ गए। तो वर्ब वो होते हैं जो हैपनिंग या डूइंग एक्शन को शो करे थे। ये भी डूइंग एक्शन शो कर रहा, वांट ये भी डूइंग या हैपनिंग एक्शन को शो कर रहा है, ये सब वर्ब है। उसके बाद हमने देखा, लेकिन ये जो वर्ब हमने लिखा है वो सब्जेक्ट नंबर के चेंज होने से या फिर जो सेंटेंस उसके टेंस के चेंज होने से चेंज हो गया, बट ये जो वर्ब हमने लिखा है उसको सब्जेक्ट के नंबर के चेंज करने से या सेंटेंस के टेंस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जिसका सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दीज आर such verbs which does not change with change in number of subject का नहीं, मतलब सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, तो सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, एंड टेंस ऑफ सेंटेंस। तो नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसको सब्जेक्ट के नंबर से और सेंटेंस के टेंस से कोई मतलब नहीं होता है, वो फाइनाइट नॉन फाइनाइट है, मतलब उसको कोई लिमिट नहीं कर सकता। तो यहाँ शब्द से ही पता चल रहा था नॉन फाइनाइट, जो फाइनाइट नहीं है। और ये जो चेंज हो रहा है इसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, जो कि फाइनाइट है, इसको हम मेन वर्ब भी बोलते हैं। ये जो वांट्स है इसको मेन वर्ब भी बोलते हैं, फाइनाइट का मतलब ये फिक्स है, मतलब इसका ये सब्जेक्ट और टेंस इसको फाइनाइट कर दिया, मतलब लिमिट लगा दी, इसको डिफाइन कर दिया कि अगर हम ये टेंस यूज करेंगे
ये सब्जेक्ट यूज करेंगे तो ऐसा ही यूज होगा, मतलब फाइनाइट हो गया, इसका यूज फाइनाइट हो गया कि यही फॉर्म आएगा अगर ये टेंस है, अगर ये सब्जेक्ट है तो यही होगा, इसलिए इसको बोला गया फाइनाइट। इसको नॉन फाइनाइट क्यों बोला गया कि बोला भाई हमको सब्जेक्ट टेंस कोई लेना देना नहीं है, मतलब इसको कोई फाइनाइट नहीं कर पाया, इस पर कोई लगाम नहीं लगा पाया, इसलिए इसको हमने बोल दिया नॉन फाइनाइट। ठीक, ये जो है वो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक, समझ गए। मिटा रहे हैं, लिख लीजिए। तो हमने देखा कि मेन वर्ब वो वर्ब होते हैं, मेन वर्ब कौन सा वर्ब होते हैं, मेन वर्ब, इसको फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं। एक हो गया हमको नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक, तो नॉन फाइनाइट वर्ब एंड मेन वर्ब, जो मेन वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट एंड टेंस के अकॉर्डिंग यूज होते हैं, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं डोंट यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। इसलिए हमने इसको नॉन फाइनाइट बोल दिया। तो फिर आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट मीन्स मेन वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर टेंस के अकॉर्डिंग यूज होते हैं, और डोंट यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के नंबर, मतलब नंबर मान लो, सब्जेक्ट नंबर टेंस के अकॉर्डिंग यूज नहीं होते। इतना हम लोग समझ गए। तो अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर मेन वर्ब, मेन वर्ब का दूसरा नाम फाइनाइट वर्ब भी है, जो सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जो सब्जेक्ट के नंबर और टेंस है जिसको कोई लेना देना नहीं है, जिसको भी हमने एग्जांपल से देखा, दे वांट टू गो होम, दे वांट्स टू गो होम, उसको सॉरी ही वांट्स टू गो होम, उसका हमने लिखा ही वांटेड टू गो होम। तो हमने फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा था दे वांट टू गो होम, तो ये यहाँ सब्जेक्ट क्या था, प्लूरल था, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी। लेकिन जब हमने लिखा ही वांट्स टू गो होम, तो वहां में सब्जेक्ट क्या था, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था, उसके हिसाब से ऐसे ईएस फॉर्म लिखा वर्ब, मतलब यहाँ सब्जेक्ट के नंबर चेंज होने से वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई। लेकिन जो टू गो है, इसमें भी टू गो लिखा है, इसमें भी टू को लिखे, यहाँ सब्जेक्ट के नंबर के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सेंटेंस था ही वांटेड टू गो, और दूसरा सेंटेंस ही वांट्स टू, दोनों में सब्जेक्ट सेम है बट टेंस चेंज हो गए। एक था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो तीसरा था वो था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या हो देखा, ये वर्ब टेंस के चेंज होने से भी चेंज हो रहा है, लेकिन जो वो नॉन फाइनाइट वर्ब था वो टेंस के चेंज होने से भी चेंज नहीं हुआ था। मतलब वो वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के चेंज करने से चेंज हो जाता है, उसको हम मेन वर्ब बोलते हैं या तो फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। जो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता इस सबका, उसको नॉन फाइनाइट बोलते हैं। नॉन फाइनाइट मतलब कोई इसको फाइनाइट नहीं कर सकता, कोई इस पर लगाम नहीं लगा सकता। ओके, अब जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं उसके कुछ प्रॉपर्टी। नॉन फाइनाइट, जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं उसको हम सेमी वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी वर्ब। सेमी वर्ब क्यों बोलते हैं, सेमी वर्ब मतलब ये मेन वर्ब तो होते नहीं होते, बट इसमें वर्ब के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये मेन वर्ब तो नहीं होते हैं बट इसमें वर्ब के एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब हाफ वर्ब, नॉट मेन वर्ब but have some attribute of verb। क्या एट्रीब्यूट है, जैसे जो मेन वर्ब है उसका अपना सब्जेक्ट होता है, सेम उसी प्रकार नॉन फाइनाइट वर्ब के भी अपने सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मेन वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता था, सेम उसी प्रकार इसके भी अपने ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे मेन वर्ब का हम एक्टिव से पैसिव बनाते थे, इसका भी एक्टिव से पैसिव बनता है। तो इट
also have its own subject and object। हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं, बट समटाइम होता है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। and it can also have active and पैसिव फॉर्म, और इसके भी एक्टिव और पैसिव फॉर्म हो सकते हैं। ठीक, ने दो और सेंटेंस लिखा है, उसको देखते हैं और समझते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, इसको फाइनाइट वर्ब, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो फिलहाल जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखा जाए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं हम इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव वर्ब है। ठीक, सभी नॉन फाइनाइट बोल दो। सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट, एंड ये नॉन फाइनाइट वर्ब, एंड ये हो, जो कि एडवर्ब फिलहाल यहाँ में लिखा दे डिसाइडेड टू मीट हिम, एक लिखा दे आस्क्ड हिम टू गो होम। यहाँ ये जो डिसाइडेड है ये मेन वर्ब है, और यहाँ जो आस्क्ड है वो मेन वर्ब है। तो इस डिसाइडेड मेन वर्ब का ये अपना सब्जेक्ट है। ठीक, और टू मीट का ये जो हिम लिखा है, ये जो हिम लिखा है टू मीट का अपना ऑब्जेक्ट है। ये जो हिम है ये नॉन फाइनाइट वर्ब टू मीट का अपना ऑब्जेक्ट है, और इस टू मीट का सब्जेक्ट क्या है? इस टू मीट का भी सब्जेक्ट यही है जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट है। मतलब जो सब्जेक्ट इस डिसाइडेड मेन वर्ब का है वही सब्जेक्ट इस नॉन फाइनाइट वर्ब का भी है, मतलब दोनों का सब्जेक्ट यहाँ सेम है। ठीक, अब इसको देखते हैं। लेकिन इस ये जो हिम लिखा है ये इस डिसाइड का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इस टू मीट का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ जो दे है वो दो काम कर रहा है, दे ही डिसाइड कर रहा है, दे डिसाइडेड। दे क्या किया? डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? टू मीट, मीट करना। इसको मीट करना हिम। ये जो हिम है इस नॉन फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट, इस डिसाइड का ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, जो आस्क्ड लिखा है वो क्या है? आस्क मेन वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट है, सॉरी जिसका सब्जेक्ट है दे, और इस आस्क्ड का अपना ऑब्जेक्ट है हिम। और ये जो मेन वर्ब है इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इस नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए क्या है? सब्जेक्ट है। वो इस नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए, तो ये जो हिम जो कि मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो इस नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए सब्जेक्ट है। ठीक, हमको क्या समझना? तो ये दो सेंटेंस से क्या कंक्लूजन लिखता है, फिर से हम समझते हैं कि यहाँ एक सेंटेंस लिखा दे डिसाइड टू मीट हिम। तो ये जो डिसाइडेड जो कि मेन वर्ब है इसका जो सब्जेक्ट है दे, वही इस नॉन फाइनाइट वर्ब का भी सब्जेक्ट है। ठीक, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब, ये एक फाइनाइट वर्ब, दोनों का सब्जेक्ट सेम है। और ये जो हिम है वो ऑब्जेक्ट किसका है? इस नॉन फाइनाइट वर्ब का है। तो दे ने डिसाइड किया, दे डिसाइड व्हाट? टू मीट। तो दे ने डिसाइड किया मीट करना। ठीक, ये टू मीट फिलहाल ऑब्जेक्ट है, वो हम बाद में समझेंगे। तो ये जो टू मीट है वो इस डिसाइडेड मेन वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक, क्यों है ऑब्जेक्ट अभी तुरंत हम समझने वाले हैं। क्योंकि जो इन्फिनिटिव होता है वो एज ए नाउन काम करता है, और नाउन या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो ये जो डिसाइडेड है ये इस मीट का अपना ऑब्जेक्ट है। उसने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? डिसाइड व्हाट? ये इसने डिसाइड किया। और ये जो हिम है वो इस मीट का ऑब्जेक्ट, मीट हूँ, ये हिम। ठीक, और तो ये जो दे है इसका भी सब्जेक्ट है और इसका भी सब्जेक्ट है। ये जो हिम है वो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इस नॉन फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। बट यहाँ जो आस्क हमने मेन वर्ब लिखा है इसका सब्जेक्ट ये है, और इस नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट ये हिम है। ये हिम जो कि इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। सॉरी, यह समझ गए। तो यहाँ से एक रूल निकलता है, रूल निकलता है क्या करना कि क्या रूल निकलता है, इसको लिखिए कि अगर मेन वर्ब के बाद, अगर मेन वर्ब के बाद ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद इनफिनाइट वर्ब लिखा हो और यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है, तो मेन वर्ब का जो सब्जेक्ट है वही नॉन फाइनाइट वर्ब का भी सब्जेक्ट होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? इफ आफ्टर मेन वर्ब
नन फाइनाइट वर्ब इज रिटन, जस्ट बाद, उसके जस्ट बाद, मतलब मेन वर्ब के जस्ट बाद नन फाइनाइट वर्ब लिखा हो, देन सब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब यानी कि फाइनाइट वर्ब एंड नन फाइनाइट वर्ब आर सेम, दोनों का सब्जेक्ट सेम होता है। ये पहला कंक्लूजन निकला कि अगर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब हो, मेन वर्ब के तुरंत बाद नन फाइनाइट वर्ब लिखा हो, तो जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट नन फाइनाइट वर्ब का भी होता है। मतलब दे ने वहां डिसाइड भी किया और देने ही दे को ही मीट करना है, दोनों काम दे ही करेगा। ठीक, हमने पढ़ा था कि जो नन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो सेमी वर्ब होते हैं जिसके अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो इसका सब्जेक्ट है, दे इसका सब्जेक्ट है। ठीक, और वहां जो हिम लिखा था फर्स्ट सेंटेंस, दे डिसाइडेड टू मीट हिम, तो हिम उस नन फाइनाइट वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इसको लिखिए, मिटा रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था कि जब मेन वर्ब था, मेन वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट लिखा था और ऑब्जेक्ट के बाद अगर नाइन फाइनाइट वर्ब लिखा था, तो जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट था वही नाइन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट था। मतलब ऐसा हो, सब्जेक्ट हो, मेन वर्ब हो और मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो प्लस नॉन फाइनाइट वर्ब हो, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वही इस नॉन फाइनाइट वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। इफ ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब, जिसको हम फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं, इज रिटन जस्ट आफ्टर मेन वर्ब, एम मतलब मेन वर्ब, एंड आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब इज रिटन, then object of main verb is subject of infinite verb। ये हमने अभी देखा था एग्जांपल में, वही हमने लिख दिया। यहाँ भी का मतलब हो गया मेन वर्ब, एनएफ का मतलब हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब, यहाँ भी एमबी का मतलब हो गया मेन वर्ब। जो हमने एग्जांपल लिखा वही हमने वर्ड में लिख दिया। इसको लिखिए, पॉज करके लिख सकते हो, हमको रुकने की जरूरत नहीं है। तो अगला क्या पॉइंट आता है कि अगला पॉइंट है कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो हम लिख सकते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब सेमी वर्ब होते हैं जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो सकता है, जिसका जो है वो क्या बोलते हैं एक्टिव पैसिव भी अपना अपना होता है, जो हमने देख लिया। अब नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो कितने टाइप होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स। पहला इनफिनिटिव, ठीक, द टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जनरली एक्ट एज नाउन। दूसरा जिरंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये भी जनरली एक्ट एज नाउन। तीसरा पार्टिसिपल एक्ट एज एडजेक्टिव। ये खुद तीन पार्ट में होते हैं, ये खुद तीन पार्ट में होते हैं। कौन कौन, प्रेजेंट पार्टिसिपल,
पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप के। इन्फिनेटिव जो जनरली नॉन बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि हमेशा नॉन ही होगा, बट जनरली नॉन होता है। और जिरंड, जी और जिरंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जैसे गोइंग, ईटिंग, ये सब आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म वो जनरली, जिसको हम जिरंड बोलते हैं, वो भी जनरली एक्ट एज ए नाउन। पार्टिसिपल क्या होते हैं? जो जनरली एक्ट एज एडजेक्टिव। तो पार्टिसिपल खुद 3 टाइप के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म ईडी डी फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने ये बोला कि जनरली, क्यों इसमें भी जनरली, लिख लो जनरली। हमने जनरली ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मान लो हमने बोला कि हमेशा नाउन की तरह एक्ट करता है। जैसे हमने ये बोल दिया कि हमेशा एक्ट नाउन की तरह एक्ट करेगा, मान लो इन्फिनेटिव, हमने उसको क्या कर दिया? लिमिट कर दिया। मैंने मतलब हमने उसको डिफाइन कर दिया। हमने भी तुरंत बोला कि वो नॉन फाइनाइट होते हैं। नॉन फाइनाइट है मतलब उसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता है, वो इंडिफिनिट है, अनडिफाइंड है, इसलिए हम उसको इतना जल्दी फाइनाइट नहीं कर रहे हैं। वो एक रियल नॉन फाइनाइट है। मतलब अब देखोगे आगे हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कभी वो जिरंड हो सकता है, कभी वो नॉन भी हो सकता है, कभी एडजेक्टिव भी हो सकता है, एंड समटाइम एडवर्ब भी हो सकता है। सेम वर्ब, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समटाइम यू सी कि वो एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, समटाइम देखेंगे कि हम एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। इसलिए बट मोस्ट ऑफ द टाइम नाउन की तरह काम करता है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसलिए हमने ऐसा बोला है। ठीक, तो लिख लीजिए। तो अभी हम देखते हैं ये दोनों। हमने कहा जो जिरंड है वो भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, ठीक, जिरंड। और जो पार्टिसिपल होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। तो हम पहचानेंगे कैसे कि सर कि इस सेंटेंस में ये आईएनजी फॉर्म एज ए जिरंड काम कर रही है, और ये सेंटेंस में ये आईएनजी फॉर्म एज ए एडजेक्टिव काम कर रही है, मतलब एज ए पार्टिसिपल काम कर रही है। तो हमने कहा, हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई वर्ड एज एडजेक्टिव काम कर रही है तो वो एज ए कम्प्लीमेंट होगी या किसी नाउन का डिस्क्रिप्शन होगी। तो हमने जो डिफिनेशन लिखा है कि जो वर्ड किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा वो एडजेक्टिव होगा, या फिर जो एज ए कम्प्लीमेंट हो, जो किसी का कम्प्लीमेंट हो, वो एडजेक्टिव होगा। तो हम उस डिफिनेशन के हिसाब से इसको समझेंगे। उसके बाद हमने ये कहा था जो वर्ड, तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी या फिर जो वर्ड सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट या एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है, हमने उसको क्या बोला था? नाउन बोला था। तो जब ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट काम करेगा तो हम उसको बोलेंगे जिरंड। और जब ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी नाउन का डिस्क्रिप्शन होगा या फिर किसी का कम्प्लीमेंट होगा तो हम क्या बोल देंगे? तो कम्प्लीमेंट के हिसाब से तो हम छांट नहीं पाएंगे, क्योंकि कम्प्लीमेंट हो तो वो डिस्क्रिप्शन हो गया। अगर वो किसी का डिस्क्रिप्शन है, मतलब कुल मिलाकर हम ये देखेंगे, अगर वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, उसका प्रॉपर्टी बता रहा है कि वो कैसा है, ऐसा नहीं है, तो वो एडजेक्टिव है। और अगर कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म वो एज ए सब्जेक्ट या एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो हम ये बोलेंगे वो क्या है? वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या है? जिरंड है, नाउन है। ठीक, तो जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह एक्ट करे, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह एक्ट करे, यानी कि या फिर वो तो सब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, हम उसको बोल देंगे जिरंड। और जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज एडजेक्टिव काम करे, ठीक है, मतलब ये क्या हो? डिस्क्रिप्शन हो, किसी नाउन का डिस्क्रिप्शन हो, हम इसको क्या बोल देंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज ए नाउन एक्ट करे, मतलब एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो, तो हम उसको क्या बोल देंगे? जिरंड। और जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज एडजेक्टिव काम करे, मतलब किसी नाउन का डिस्क्रिप्शन हो किसका? नाउन का
डिस्क्रिप्शन हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, इतना हम समझ गए कैसे डिफरेंस करेंगे। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ हमने 2 सेंटेंस लिखा है कि स्मोकिंग सिगरेट काउज कैंसर एंड स्मोकिंग चिमनीज वाज सीन देयर। तो हमको ये जानना है कि ये जो हमने स्मोकिंग 2 जगह लिखा है, ये स्मोकिंग यहाँ जिरंड है या फिर यहाँ जिरंड है, मतलब ये जो स्मोकिंग कहाँ है, ये एडजेक्टिव काम कर रहा है, कहाँ है ये नाउन काम कर रहा है, मतलब कौन सा वर्ब का एनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल है और कौन वर्ब का एनजी फॉर्म जिरंड है। हमको इस सेंटेंस को देख के समझना है। तो कैसे समझेंगे? हमने कहा नाउन वो होता है जो एज ए सब्जेक्ट काम करे, ठीक, या फिर ऑब्जेक्ट काम करे। फिलहाल ये सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, या फिर एक सेंटेंस की शुरुआत में लिखा है तो या जो सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर ये जो नाउन के साथ लिखा है, सिगरेट क्या है, एक नाउन है, नाउन के साथ अगर कोई एडजेक्टिव लिखा होता तो क्या करता है, उस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर सकता है। मतलब या तो अभी फिलहाल ये सब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि नाउन हो सकता है, या कोई एज ए सब्जेक्ट काम करे, या फिलहाल ये एडजेक्टिव हो सकता है जब वो उस का डिस्क्रिप्शन होगा किसी न किसी नाउन का। तो हम कैसे समझेंगे? तो हमने ये कहा था कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट। जिसके बारे में हम बात करें वो सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट वो होता है कि हमने सब्जेक्ट के बारे में क्या बात किया, व्हाट वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, काउज कैंसर, ये क्या प्रेडिकेट। हमें कहा प्रेडिकेट जनरली कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। ये क्या है, प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट है, तो ये प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में हम बात करें, और प्रेडिकेट क्या होता है कि हमने सब्जेक्ट के बारे में क्या बात किया। तो हम देखो, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में बात, तब हमको इस प्रेडिकेट को पढ़ के हमको ये समझना है कि हम बात कर किसके बारे में रहे हैं, स्मोकिंग के बारे में बात कर रहे हैं या सिगरेट के बारे में बात कर रहे हैं। और इस सेंटेंस में स्मोकिंग के बारे में बात कर रहे हैं या चिमनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस को हम पढ़ते हैं कि स्मोकिंग सिगरेट काउज कैंसर। क्या कैंसर को काउज करता है? काउज कैंसर। प्रेडिकेट किसके बारे में बात कर रहा है, स्मोकिंग के बारे में या सिगरेट के बारे में। तो हमको ये पता चलता है कि मान लो सिगरेट है, दुकान में रखा हुआ है, तो क्या दुकान में रखा हुआ सिगरेट से हमको कैंसर हो जाएगा? नहीं। तो काउज कैंसर क्या करेगा, स्मोक है। अगर हम सिगरेट को स्मोक करें तो काउज होगा कैंसर। मतलब हम फिलहाल सिगरेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्मोकिंग के बारे में। तो स्मोकिंग काउजेज कैंसर, ठीक। तो यहाँ फिलहाल ये क्या है, फिलहाल ये क्या है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात करें, स्मोकिंग के बारे में। स्मोकिंग एज ए सब्जेक्ट यूज है, ये सब्जेक्ट यूज हुआ, ये क्या है, जिरंड, जिरंड है। और अब जिरंड है तो हमको क्या पता है कि जो भी, अगर हम कभी भी जिरंड को या इन्फिनेटिव को, मतलब किसी वर्ब को एज ए सब्जेक्ट यूज करें तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो सिंगल एक्टिविटी को शो करते हैं। ठीक, तो ये भी लिख लेते हैं। इफ वी यूज एनी वर्ब एज सब्जेक्ट, एनी वर्ब जनरली क्या होता है, जिरंड ही नाउन की तरह काम करता है या फिर इन्फिनेटिव। If we use any verb as subject, then use singular verb with it. क्यों? Because it represents single activity. अब एक वर्ब एक ही एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके साथ क्या लिखेंगे, सिंगुलर वर्ब। तो अगर हम किसी वर्ब को, जो कि जनरली है जिरंड और इन्फिनेटिव, जो कि सब्जेक्ट बन सकता है, एज ए सब्जेक्ट यूज करें तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिंगल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ये हम समझ गए। क्या, इसलिए यहाँ हमने वर्ब की एस या ईएस फॉर्म यूज की है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। स्मोकिंग चिमनी वाज सीन देयर। हम किसको देखते हैं? जैसे मान लो कि कोई आदमी डांस कर रहा है, ही इज डांसिंग, तो हम डांस देखते हैं कि वो आदमी को देख रहे होते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना है कि हम देखते हैं
वो पर्सन जिसको वो जो डांस कर रहा होता है, हम एक्टिविटी को नहीं देखते, एक्शन को देखा नहीं जा सकता। वी कैन सी डूअर, मतलब देखा किसको जा सकता है, विच हैज सम शेप साइज एंड कलर, इसके पास कुछ शेप हो, कुछ साइज और कलर। जैसे बोले आप हमको देख रहे हो तो मेरे पास शेप है, कुछ साइज है, इसलिए देख, हमारी एक्टिविटी को नहीं देख रहे हो। ये हाथ ऐसे किया तो आपने हाथ को देखा है, एक्टिविटी को। तो हम ये देखो, दिमाग में ये रखना है कि हम देखते हैं डूअर को, ना कि एक्शन को। तो वी सी डूअर नॉट एक्शन, क्योंकि देख हम उसी को सकते हैं जिसके पास शेप हो, साइज हो, कलर हो, एग्जिस्टेंस हो। साइंस के हिसाब से सोचो, समझ जाओगे, विच है शेप साइज एंड कलर, उसी को हम देख सकते हैं। नहीं तो जिसके पास ये सब ना हो उसको हम देख नहीं सकते। एक्टिविटी डजंट हैव शेप साइज एंड कलर, इट इज जस्ट, हम जो मूवमेंट देख रहे होते हैं वो मूवमेंट देख रहे होते हैं उस थिंग। आप मेरे हाथ को देख रहे हो, क्योंकि इसके पास शेप है, साइज, आप एक्टिविटी को नहीं देख रहे हो, आप हाथ को देख रहे हो, ठीक। तो हम जो देखे हैं ये जो प्रिडिकेट है, तो वह सीन देयर, क्या वहां देखा गया, चिमनी देखा गया कि फिर एक्शन देखा गया, चिमनी देखा गया। देखा किसको गया, चिमनी को देखा गया। अब देखा किसको गया, चिमनी को। चिमनी क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग क्या है, इस चिमनी का डिस्क्रिप्शन है। तो कैसा चिमनी देखा गया, स्मोकिंग चिमनी जो धुआं दे रहा था। सो दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हमने किसके बारे में बात करें, चिमनी के बारे। अब यहाँ चिमनी क्या है, प्लूरल है। तो चूंकि चिमनी प्लूरल है तो यहाँ जो वर्ब यूज होगा सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा। हमने क्या सीखा कि अगर हम कभी कोई वर्ब को एज सब्जेक्ट यूज करें तो उसके पास साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। क्यों, क्योंकि वो सिंगल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। और हम जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है हम कैसे जानेंगे, क्योंकि सेम आईएनजी फॉर्म सेम फॉर्म होता है, जिरंड का भी सेम फॉर्म होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। हम कैसे जाने कि ये यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फिर यहाँ जिरंड। हम देखिए कहाँ एज ए नाउन एक्ट कर रहा है, मतलब कहाँ वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, वो जिरंड हुआ, कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन ही होता है। और कहाँ वो एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, मतलब कहाँ वो किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वहाँ वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमने इसको छांटते। उसके बाद हम यहाँ देखें कि ये जो प्रिडिकेट है किसके बारे में बात कर रहा है। तो हमने सेंटेंस पढ़ा, कौन काउज कैंसर, स्मोकिंग या सिगरेट। तो मान लो सिगरेट रखा हो, उससे कैंसर थोड़ी होगा। मतलब ये एक्शन जो है वो कैंसर काउज करता है। मतलब हम इस एक्शन के बारे में बात करें, मतलब ये जो एक्शन है वो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट मतलब क्या है, आईएनजी फॉर्म जिरंड है। उसके बाद हमें देखा, हम देखते कि हम किसी एक्टिविटी को नहीं देखते, हम डूअर को देखते हैं। हम देख उसी को सकते हैं जिस पर शेप हो, साइज हो, कलर हो। अकॉर्डिंग टू साइंस सोचो, समझ आ जाएगा। ये हो गया, हम समझ गए। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, चिमनी के बारे में। अब चिमनी क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए इसके साथ में क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। और ये क्या कर रहा है, ये जो आईएनजी फॉर्म उस चिमनी को डिस्क्राइब कर रहा है। क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म इस चिमनी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल एज ए एडजेक्टिव, ठीक। हमने एक और सेंटेंस लिखा है, हमने लिखा है टू राइट पोएम्स आर इज हॉबी। ये सेंटेंस सही है या गलत है, फिर हमको ऐसे ही जज करना है। जैसे हमने कहा था, पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट जानने के लिए हम क्या लिखेंगे कि प्रिडिकेट, प्रिडिकेट किसके बारे में बात कर रहा है। आर इज हॉबी, उसका हॉबी क्या है, पोएम उसका हॉबी है या राइट करना उसका हॉबी है। हमको ये पता चलता है कि ये जो प्रिडिकेट है वो इस टू राइट के बारे में बात कर रहा है, कि राइट करना उसका हॉबी है, राइट करना उसका हॉबी है। अभी तुरंत हमने कहा था कि अगर हम किसी वर्ब को यानी कि जिरंड को या इन्फिनेटिव को एज सब्जेक्ट यूज करें तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, तो यहाँ हम क्या यूज कर देंगे, इज। अगर पोएम से सब्जेक्ट होता तो यहाँ आ रहा था। उसके बाद हम ये जानना है कि जो मतलब जो अगर हम वर्ब को एज ए सब्जेक्ट यूज करें तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक। हमको उसके साथ हमें प्लूरल ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं और सिंगुलर ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वर्ब डिसाइड द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। ऑब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो, मतलब मान लो कि ये कोई सब्जेक्ट है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये इस इनफिनाइट वर्ब का, इस इनफिनाइट वर्ब का ये पोएम क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये पोएम इस इनफिनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्योंकि फिलहाल इसको हमने क्या बोला था, इन्फिनेटिव, ये इस इन्फिनेटिव का अपना ऑब्जेक्ट है। और ये जो टू राइट है ये एक सब्जेक्ट है और जिसका अपना वर्ब क्या है, इज है। तो हम जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ऑब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, समझ गए। यहाँ हमने पोएम्स लिखा, उससे कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ कोई पोएम लिख दा उससे कोई मतलब नहीं है।
ठीक, यही समझाना था। फिर आगे बढ़ते हैं। ये इस नॉन फाइनाइट वर्ब यानी कि इन्फिनेटिव का अपना ऑब्जेक्ट है। ये प्लूरल हो सिंगुलर हो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वर्ब आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। इसको हम दोबारा बोल दिए हैं, ठीक, लिख लीजिएगा अगर दिक्कत हो तो। अब हम ये देखते हैं कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल है, दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव है। एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है? ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है दोनों ही एडजेक्टिव है, दोनों ही एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये एक्टिव मीनिंग देता है, एक्टिव मीनिंग ऑफ वर्ब। ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ये देता है पैसिव मीनिंग। वर्ब, प्लीज को लिखिए। तो एक्टिव मीनिंग और पैसिव मीनिंग से हम क्या कहना चाहते हैं? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव मीनिंग ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल पैसिव मीनिंग ऑफ वर्ब, और दोनों ही एडजेक्टिव भी होते हैं। एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो एक्टिव मीनिंग और पैसिव मीनिंग से हमारा क्या मतलब है? हम लिख दिया एक बार एक्साइटिंग न्यूज, एक जगह लिख दिया एक्साइटेड पीपल। हम ये कहना चाह रहे हैं जिस नाउन के साथ हम वर्ब को एडजेक्टिव बना के यूज कर रहे हैं, तो अगर वो वर्ब इस नाउन का डूअर हो, इस नाउन का डूअर हो तो हम वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। अगर इस नाउन का जो वर्ब हमने लिखा है वो इस, तो ये जो वर्ब है, जो वर्ब हमने लिखा है, इस वर्ब का अगर ये नाउन जिसके साथ हमने इस वर्ब को एडजेक्टिव बना के लिखा है, अगर ये नाउन जिसके साथ हमने वर्ब को एज एडजेक्टिव बना के लिखा है, अगर इस एक्शन का डूअर है तो इस वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। और अगर जिस नाउन के साथ हमने वर्ब को एडजेक्टिव बना के लिखा है अगर वो डूअर नहीं है तो हम यहाँ इस वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। तो पैसिव मतलब, पैसिव मीनिंग मतलब क्या? नाउन इज डूअर ऑफ एक्शन, मतलब जिस नाउन के साथ ये लिखे हैं वही डूअर है। मतलब यहाँ डूअर other than this noun with which verb is written। तो यहाँ क्या होगा, नाउन इज डूअर ऑफ एक्शन with which verb is written। मतलब जिस नाउन के साथ इस वर्ब को हमने एडजेक्टिव बना के लिखा है वही नाउन इसका डूअर है, तो एक्टिव फॉर्म में। अगर ये नाउन इसका डूअर ना हो कि कोई और डूअर है तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई और डूअर है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सेम नाउन डूअर है जिसके साथ हमने इसको लिखा है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म, यहाँ हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। ये लिख लीजिए। तो एक्टिव मीनिंग का क्या मतलब है, पैसिव मीनिंग का क्या मतलब है, ये समझ गए। एक्टिव मीनिंग को कन्वे करना मतलब जिस नाउन के साथ हमने वर्ब का एडजेक्टिव बना के लिखा है वही नाउन उस वर्ब का डूअर है। अगर वो नाउन उस वर्ब का डूअर नहीं है तो पैसिव मीनिंग चाहिए, पैसिव मीनिंग चाहिए मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे कुछ। तो हमने कहा था कि पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म को एडजेक्टिव बना के हम तब लिखते हैं तो जिस नाउन के लिए हमने उसको लिखा है अगर वो नाउन उस एक्शन का डूअर है तो वहाँ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखते हैं। बट जब जिस नाउन के साथ हमने उस वर्ब को एडजेक्टिव बना के लिखा है अगर वो नाउन उस एक्शन का डूअर नहीं है, डूअर कोई और है, तो वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। उस हिसाब से इसको सही या गलत करना है। हम देखते हैं दे हैव ब्रॉट सम एक्साइटेड न्यूज।
द एक्साइटिंग पीपल चीयर देयर टीम। इस दो सेंटेंस को देखते हैं। एक्साइटेड न्यूज, एक्साइटिंग पीपल। देखो कि क्या एक्साइट करता है। जैसे कोई न्यूज पेपर है तो न्यूज हमको एक्साइट करता है, तो हम न्यूज को एक्साइट करते हैं। तो न्यूज से हम एक्साइटेड होते हैं, मतलब न्यूज हमको एक्साइट करता है। मतलब यहाँ न्यूज क्या है, डूअर। क्योंकि न्यूज पढ़ते तो हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। हम लोग न्यूज को एक्साइटेड नहीं करते हैं और कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। मतलब उसमें कोई जान तो न्यूज इज जस्ट न्यूज, उसको कोई एक्साइट नहीं कर सकता। न्यूज हमको एक्साइट करता है। यहाँ न्यूज क्या है, डूअर है। यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगा, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। यहाँ पढ़ते हैं द एक्साइटिंग पीपल चीयर्ड देयर टीम। द पीपल को कोई एक्साइट कर दिया चीयर करने के लिए नहीं, जो लोग हैं वो एक्साइटेड, उनको किसी ने एक्साइट कर दिया और वो चीयर कर रहे थे। यहाँ लोगों को किसी ने एक्साइट कर दिया होगा, इसलिए वो चीयर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ एक्साइटिंग पीपल नहीं होगा, एक्साइटेड पीपल होगा। यहाँ लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल, चूंकि यहाँ लोगों ने किसी को एक्साइट नहीं किया, किसी ने इनको एक्साइट कर दिया है, ठीक। यहाँ लोग जो डूअर है वो पीपल नहीं है, डूअर कोई और है अदर देन पीपल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म एक्साइटेड पीपल। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्साइटिंग न्यूज। ये हम समझ गया। तो अगला दो समझते हैं, उस हिसाब से दोनों को छांटना है नीचे, जो 3 और 4 है। तो एक्साइटिंग न्यूज का मतलब क्या हुआ, न्यूज जिसने एक्साइट कर दिया, मतलब न्यूज दैट एक्साइट्स। और एक्साइटेड पीपल का मतलब क्या होगा, पीपल दैट एक्साइटेड, ठीक। मिटा रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या निकला, हमें लिखा था एक्साइटिंग न्यूज मतलब हो गया न्यूज दैट एक्साइट्स, न्यूज जिसने एक्साइट कर दिया। एक्साइटेड पीपल मतलब पीपल दैट गेट एक्साइटेड, जो एक्साइटेड हो गए। यहाँ ये इसका मीनिंग निकला। सेंटेंस लिखा है इट इज वेरी कंफ्यूज क्वेश्चन, एक लिखा है दे गॉट मच इंटरेस्टेड इन दैट स्टोरी, ठीक। अब इट इज वेरी कंफ्यूज क्वेश्चन, इट क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक। और कंफ्यूज क्या है, एडजेक्टिव है। क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखा जाता है, एडजेक्टिव भी लिखा जाता है। और ये एडजेक्टिव किसके लिए लिखा गया है, यानी ये लिखा गया क्वेश्चन, जो कि एक नाउन है। तो हमने कहा था जिस नाउन के लिए हम एडजेक्टिव लिख रहे हैं, अगर वो नाउन इस एक्शन का डूअर है तो इसके साथ क्या लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म। अगर ये डूअर नहीं कोई और डूअर है तो पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म। तो फिलहाल देखो कौन कंफ्यूज करता है, क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करता है कि हम क्वेश्चन को कंफ्यूज करते हैं। अब खुद ही पता चल जाएगा कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और कंफ्यूज है, क्या क्या रहा है। मतलब यहाँ डूअर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कोई कंफ्यूज नहीं करता है, क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करता है, इसलिए आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब दूसरा पढ़ते हैं, मतलब चौथा, दे गॉट मच इंटरेस्टिंग इन दैट स्टोरी। अब जो गॉट है, ये जो गॉट है वो एक मेन वर्ब है और ये लिंकिंग वर्ब है। अब इंटरेस्टिंग जो है, अब कोई पूछेगा सर इंटरेस्टिंग मेन वर्ब क्यों नहीं है। मान लो इंटरेस्टिंग मेन वर्ब, अगर ये मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, क्योंकि गॉट तो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब की तरह हमने हमें बोला था कौन कौन यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, बी की फॉर्म, या फिर डू डज की फॉर्म डट, या फिर हैव की फॉर्म, या फिर जो मॉडल्स जो हम बोले थे कैंट कांट, ये सब था। लेकिन ये तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, गॉट हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो यहाँ अगर ये इंटरेस्टिंग मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ, चूंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं होती। तो फिलहाल ये मेन वर्ब है और ये एक एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव क्यों है, चूंकि ये एक लिंकिंग वर्ब है। मैंने बोला था गेट है, गो है, मतलब ये गेट का सेकेंड फॉर्म एक लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी लिखा होता है, जो हम लिखते हैं नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद ये इसको हम या तो जिरंड बोल सकते थे या फिर
क्या बोल सकते थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल सकते थे, बट ये लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, कम्प्लीमेंट आता है। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है। और ये क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करता है, तो एडवर्ब जिसको डिस्क्राइब करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो कुल मिला के ये एडजेक्टिव है। अभी अगर एडजेक्टिव है तो किसके लिए लिखा गया है, हमको ये पता था लिंकिंग वर्ब के बाद अगर हम कोई एडजेक्टिव लिखते हैं तो वो कम्प्लीमेंट होता है अपने सब्जेक्ट का। तो ये हमने लिखा है जो इंटरेस्टिंग, ये लिखा गया है इस दे के लिए। तब हमको ये पता चल गया कि ये हमने किसके लिए लिखा है, इस दे के लिए। अब हमको ये जानना है कि क्या दे ने किसी को इंटरेस्टिंग कर दिया, कि ये दे खुद दे को किसी ने इंटरेस्टिंग किया, मतलब दे किसी को इंटरेस्टिंग कर रहा है, या दे को कोई इंटरेस्टिंग, मतलब जो दे है उसमें कोई जिज्ञासा जगा रहा है, या दे जो है किसी और में जिज्ञासा जगा रहा था। हमको ये पता चलेगा कि जो स्टोरी है वो दे में जिज्ञासा जगा, मतलब स्टोरी ने दे को इंटरेस्टिंग कर दिया है। तो यहाँ दे जो है वो डूअर नहीं है, मतलब जिसके लिए यूज हुआ वो डूअर ना हो, डूअर कोई और है, जो कि यहाँ फिलहाल स्टोरी है। तो यहाँ जो लिखे हैं वो गलत है, और इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्टेड। ये हो गया हमारा सही। हमने ये समझ लिया कहाँ क्या चेंज करना होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अगर हम इसको बोले ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दूसरा मान लो हम एक और लिख देते हैं, स्विमिंग पूल एक पास्ट, कौन सही है। हमने कहा जिस नाउन के साथ हम वर्ब को एडजेक्टिव बनाकर लिखते हैं, अगर वो नाउन इस वर्ब का डूअर है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखते हैं। अगर वो नाउन इस नाउन का डूअर नहीं, डूअर कोई और है, तो उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखते हैं। तो मान लो हम इसको बोलते हैं डूअर है, क्या पुल जो है वो स्विम करता है, कभी पुल स्विम नहीं करता, स्विम हम लोग करते हैं। तो ये मीनिंग हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे अगर हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोले। अभी तक जो पढ़े उस हिसाब से क्या है, पुल तो स्विम नहीं करता, स्विम कोई और करता है। इसका मीनिंग क्या आता है, स्विम्ड पूल, मतलब पूल को किसी ने स्विम करा दिया। जैसे एक्साइटेड पीपल, मतलब कोई ना कोई था जो पीपल को एक्साइटेड कर रहा था। दे गॉट मच इंटरेस्टेड इन द स्टोरी, मतलब कोई ना कोई था जो दे को इंटरेस्टेड कर रहा था। तो कोई था जो दे में इंटरेस्ट जगा रहा था, कोई था जो पीपल को एक्साइटेड कर रहा था। तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा है कि कोई है जो पूल को स्विम करा देगा, पूल को कोई स्विम नहीं कराएगा। तो मतलब जहाँ तक हम देख रहे हैं, ना ही इसको हम पास्ट पार्टिसिपल में लिख सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी नहीं लिख सकते, बट हम देखते हैं स्विमिंग पूल ही बोला जाता है। तो कैसे जस्टिफाई करें, ये एक्चुअली में रिटर्न है, जो कि नाउन है, और ये भी एक नाउन है। और दोनों नाउन मिलकर इसको हम बोल देंगे कंपाउंड नाउन। ठीक, सेम टाइप के वर्ड मिलके नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हमने बोला कंपाउंड वर्ड। यहाँ एक दो सेम टाइप के वर्ड है, दोनों नाउन है, दोनों नाउन है, ये बन गया हमारा कंपाउंड नाउन। ठीक, जब दो सेम टाइप के वर्ड मिलके एक कंपाउंड वर्ड बना लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड स्ट्रक्चर। व्हेन टू सेम टाइप words combine to form compound word, then it is called compound स्ट्रक्चर। तो उसको हम कंपाउंड स्ट्रक्चर बोलते हैं।
जब सेम टाइप के वर्ड, जब दो सेम टाइप के वर्ड मिलके एक कंपाउंड वर्ड बना लेते हैं तो उसको हम कंपाउंड स्ट्रक्चर बोलते थे। हाँ, ये इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा, बस दो सेम टाइप के वर्ड मिलके एक नया कंपाउंड वर्ड बना रहे हैं। दो सेम टाइप का, ये भी नाउन है, ये भी नाउन, ये बन गया कंपाउंड नाउन। जैसे कार ड्राइवर, दो नाउन मिलके एक नया वर्ड बना दिए जिसको हमने कंपाउंड वर्ड हो गया। तो फिलहाल दोनों नाउन है तो हमने इसको कंपाउंड नाउन बोल दिया। ठीक, एक्सपर्ट ड्राइवर, क्या ये कंपाउंड स्ट्रक्चर है या मतलब कंपाउंड कोई वर्ड है? देखते हैं, ये क्या है? एडजेक्टिव है और ये नाउन है। क्या ये कंपाउंड स्ट्रक्चर है? तो नहीं है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। ये कंपाउंड स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि दोनों इसमें सेम टाइप ऑफ वर्ड नहीं है। दोनों नाउन होते तो होता, जैसे कार ड्राइवर में कार भी नाउन था और ड्राइवर भी नाउन था, बट यहाँ ये एडजेक्टिव और ये नाउन है। ठीक उसी प्रकार स्विमिंग पूल में स्विमिंग जिरन था जो कि नाउन है और पूल भी नाउन है, तो कंपाउंड स्ट्रक्चर बन गया और कंपाउंड क्या हो गया? कंपाउंड नाउन हो गया। हमको ये देखना है कि इस यहाँ जो स्लीपिंग लिखा है वो जिरन है या फिर पार्टिसिपल है। तो फिर से वो मीनिंग देखना है कि क्या चाइल्ड जो है वो स्लीप का एक्शन परफॉर्म कर सकता है हमें, या फिर चाइल्ड को कोई सुला सकता है? कोई होगा जो चाइल्ड को सुला रहा होगा, मतलब स्लीप कोई करवा रहा होगा। हमको ये पता चलता है चाइल्ड जो है स्लीपिंग का एक्शन कर सकता है। ये डूअर हो सकता है। ये क्या है? एडजेक्टिव। ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, पिल्स जो है वो सो नहीं सकता। पिल्स तो दवाई होता है, दवाई थोड़ी सोता, और ना ही इसको कोई सुला सकता है। कोई क्या पिल्स को कोई आके सुलाएगा? जिससे बच्चा है उसको कोई सुला रहा होगा, तो ना ही इसको कोई सुला सकता है, ठीक, और ना ही ये खुद सो सकता है। तो ये फिलहाल यहाँ क्या है? अब नाम से स्लीपिंग पिल्स दीजिए, मेडिकल में जाते हैं, आई वांट स्लीपिंग पिल्स, तो स्लीपिंग पिल्स बोलते हैं। तो ये क्या है? फिलहाल जिरंड है। एक नाउन हो गया, तो ये बन गया हमारा कंपाउंड नाउन। तो इस प्रकार से हम जिरंड और पार्टिसिपल में डिफरेंस देखते हैं और पहचानते हैं। ठीक है।